वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने राजकीय सर्वोदय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। फायर ऑडिट से लेकर साफ सफाई तक जांच के दिए निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उत्तर दिल्ली के उरूप नगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि कक्षाओं के भीतर जाकर छात्रों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पेयजल, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा और भीषण गर्मी से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की जमीनी हकीकत जानना था। सुरक्षा ऑडिट के कड़े निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान स्कूल की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑडिट और फायर ऑडिट अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवश्यकताओं की विस्तृत सूची भी तलब की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों की लगेगी रिमेडियल क्लास। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हालांकि कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 11 मई से 23 मई तक रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कक्षाएं संचालित होगी। इन क्लास का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना और सीखने के स्तर में सुधार लाना है। दिल्ली शहर से देश भर में बढ़ेगा बायोडिग्रेडेबल PLA प्लास्टिक का इस्तेमाल। सरकार तैयार कर रही है बड़ा बाजार। दिल्ली और NCR सहित देश भर को परंपरागत प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के निमित्त अब पॉलीटेक्निक एसिड से निर्मित माइक्रो प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी PLA उत्पादन को तो बढ़ावा दे रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन में सामने आया है कि PLA से बना माइक्रो प्लास्टिक परंपरागत प्लास्टिक की तुलना में मिट्टी में आसानी से विघटित हो जाता है। अध्ययन के अनुसार 180 दिनों के भीतर PLA माइक्रो प्लास्टिक से प्रति किलोग्राम से 287 कण घटकर 18 कण प्रति किलोग्राम रह गए हैं, जबकि परंपरागत प्लास्टिक 6 माह बाद भी मिट्टी में ज्यों क्या त्यों बना रहता है। ये साथ ही मिट्टी की उर्वरता एवं जल स्रोतों को भी दूषित करता है। मदर्स डे पर 3 दिन की पेड लीव और 10,000 का तोहफा। दिल्ली की कंपनी का बड़ा ऐलान, सोशल मीडिया पर छाए CEO। 10 मई 2026 को मदर्स डे मनाया जाएगा। इस खास दिन के लिए अगर आपको ऑफिस से छुट्टी के साथ साथ पैसों के रूप में तोहफा भी मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता ही कहाँ है, तो दिल्ली के कंपनी के CEO ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। आइए बताते हैं कि उन्होंने कंपनी में कर्मचारियों को छुट्टी के साथ साथ क्या बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली की एक निजी कंपनी के CEO मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने मदर्स डे के खास अवसर पर अपनी कंपनी के कर्मचारियों को 3 दिन की पेड लीव और माता पिता के साथ घूमने के लिए 10,000 रुपए का बड़ा तोहफा दिया है। इस कदम से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। यमुना पार में जल संकट से मचा हाहाकार। सैकड़ों शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं, लोग परेशान। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही यमुना पार के कई इलाकों में जल संकट बना हुआ है। कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित है तो कुछ में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने पेयजल की आपूर्ति ठीक ढंग से न होने पर जल बोर्ड की शिकायत नंबर 1916 पर कॉल किए हैं, परंतु लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। शकरपुर, मंडावली, खिचड़ीपुर, मौजपुर, ब्रह्मपुरी समेत कई क्षेत्रों में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम पानी के लोगों को रात भर जागना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत नंबर और शिकायत बोर्ड पर रोजाना सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अधिकांश मामलों में समय पर समाधान नहीं हो रहा है।
जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे लकड़ी के पटरों और बिजली के खंभों से पार करते हैं नाला। देश की राजधानी की चमक दमक में कई ऐसे इलाके आमतौर पर नजर नहीं आते हैं जहां आजादी के 78 साल बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बुराड़ी भी ऐसा ही एक इलाका है जहां लकड़ी के पटरे जोड़कर बनाई गई पुलिया से नाला पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। करीब 15 फीट चौड़ा व 10 फीट गहरा यह नाला गंदगी से अटा पड़ा है, जिसकी लंबे समय से सफाई भी नहीं हुई है। पुलिया पार करते समय लकड़ी के पटरे हिलते हैं, जिससे बच्चों के नाले में गिरने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों की माने तो बुजुर्गों ने पिछले 10 वर्ष में शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर हर जनप्रतिनिधि तक इस समस्या को उठाया, लेकिन उनकी परेशानी अभी भी बनी हुई है। मैं बंगाल के बेटों के लिए बहुत खुश, जिन्होंने 15 साल जुल्म सहे सुवेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची सीएम रेखा। पश्चिम बंगाल की जनता को आज शनिवार को अपना नया सीएम मिल गया। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची है। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में सुवेंद्र अधिकारी पीएम सीएम के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं सीएम रेखा ने कहा कि मैं बंगाल और उसकी बेटों के लिए बहुत खुश, जिन्होंने 15 साल तक जुल्म सहे। आज बंगाल के लिए वह दिन है जहां विकास और विश्वास होगा। सुवेंदु अधिकारी सरकार के राज में अब बंगाल में भ्रष्टाचार और जुल्म खत्म हो गए। दिल्ली में आईपीएल टिकटों की कालाबाजारी का भांडाफोड़, पेट्रोल पंप पर बिक रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री पास और प्राइस टिकट। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास आईपीएल टिकट की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम के नजदीक स्थित एक पेट्रोल पंप पर छापा मारकर 54 टिकट बरामद किए गए। इन 54 आईपीएल टिकटों में से 34 आईपीएल कॉम्प्लीमेंट्री पास और बस 20 आईपीएल प्राइस टिकट शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से इस पेट्रोल पंप के जरिए आईपीएल मैचों के टिकट ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दिल्ली का मौसम एक बार फिर बदलेगा। सोमवार और मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों ही दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने के साथ ही साथ हल्की वर्षा की भी संभावना है। शुक्रवार को दिन भर आसमान साफ रहा, तेज धूप भी निकली रही। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 2.9 डिग्री कम 36.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 22.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 83 से 86% तक रहा। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता को लोकायुक्त से मिली बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति के आरोप खारिज। पूर्व कालिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर व दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लोकायुक्त से राहत मिली है। लोकायुक्त ने अधिवक्ता हेमंत चौधरी द्वारा दायर शिकायत को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड से साबित नहीं हुआ है कि आदेश गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की या भ्रष्टाचार के जरिए धन इकट्ठा किया। आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास नाले में डूबने से बच्चे की मौत। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बड़े नाले में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाले के पास स्थित जल बोर्ड एसटीपी का पानी भी नाले में गिरता है। इस जगह 8 से 10 बच्चे नहाने गए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी दौरान बच्चा बहाव में बह गया। घटना कुछ समय बाद बच्चे का शव नाले से निकल गया। मृतक के स्वजन का आरोप है कि नाले व एसटीपी की ओर से प्रवेश रोकने के लिए बनाई गई दीवार टूटी है। इसी रास्ते से बच्चे नाले तक पहुंचे हैं। 5 दिन के भीतर नाले में डूबने का यह दूसरा मामला है। सोमवार को मुकुंदपुर में नाले के गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। द्वारका स्कूल बस धमकी, गिरफ्तार आरोपी सौरभ 4 दिन की पुलिस हिरासत में, साजिश का होगा खुलासा। द्वारका स्थित वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल को बम उड़ाने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपित को अदालत ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को द्वारका कोर्ट में हुई सुनवाई के मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नेहा प्रिया की अदालत में आरोपित सौरभ को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आरोपित सौरभ का आरोप है कि उसने बीती 2 मार्च को स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश भेजा था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी जांच के बाद पाया है कि जिस ईमेल चेन का इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया था, उसका रिकवरी मोबाइल नंबर आरोपित सौरभ का ही था।
आईजीआई हवाई अड्डे पर बैंकॉक से लाया गया करीब 35 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को नशा तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। टीम ने बैंकॉक से दिल्ली आए 2 भारतीय यात्रियों के पास से करीब 35 किलो उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है। अधिकारी ने बताया कि एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए संदिग्धों की पहचान की थी। जैसे ही फ्लाइट नंबर TG 323 से उतरे इन दोनों यात्रियों ने ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश की। सतर्क अधिकारियों ने उन्हें प्रोफाइलिंग के आधार पर जांच के लिए रोक लिया। शुरुआती जांच के मेंटल डिटेक्टर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब उनके सामान की एक्सरे स्क्रीन की गई तो बैग के भीतर संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। पंजाबी बाग में दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई से फटी गैस पाइपलाइन, मची अफरा तफरी। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी पुरी पॉकेट 3 में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई के दौरान अचानक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से इलाके में तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत फैल गई। स्थानीय निवासी ने दिल्ली जल बोर्ड पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी वाली रोड पर बिना किसी सुरक्षा मानकों के खुदाई का काम चल रहा था। मौके पर ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। स्थानीय लोगों के अनुसार उच्च सुरक्षा घेरा न होने के कारण राहगीर आए दिन यहां गिरकर चोटिल हो रहे हैं और शुक्रवार को गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया और जो एक बड़ा हादसे का कारण बन सकता था। रिश्वत मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बड़ी राहत, सीबीआई कोर्ट ने बैंक खाते खोलने की दी अनुमति। राउज एवेन्यू विशेष स्थित सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोपित सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को बढ़ा देते हुए उनके जब्त किए गए 4 बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी किसी खाते को अनिश्चित काल तक सीज रखकर कानून की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकती। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा है कि बैंक खातों और लाकर की जब्ती को लेकर BNSK और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब्ती की कार्रवाई अनंत काल तक जारी नहीं रह सकती, जिससे जांच एजेंसी विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल संधू ने री इमेजिनिंग दिल्ली पर दिया जोर, बताया साझा जिम्मेदारी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आयोजित कार्यक्रम री इमेजिनिंग दिल्ली में कहा है कि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं बल्कि भारत की विविधता, जीवंतता और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पर्यावरणीय दबाव, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से प्रगतिशील शहर बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की है। तिहाड़ जेल में जान का खतरा, रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपितों ने लगाई गुहार, कोर्ट ने मांगा जवाब। 30,000 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपित 2 व्यक्तियों ने तिहाड़ जेल के भीतर पिटाई और जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब तलब किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग ने आरोपित राजेश भाई, खिमजी भाई ओसकारिया और तहसीन रजा खे की ओर से दायर अर्जी पर जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने अदालत में कहा है कि उनके मुवक्किलों को जेल के अंदर अन्य कैदियों द्वारा पीटा गया और लगातार धमकियां दी जा रही है। दिल्ली में मानसून से पहले PWD में बड़ा बदलाव और 12 IAS अधिकारियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसले में मानसून से पहले लोक निर्माण विभाग के सचिव स्तर की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। भाजपा सरकार के गठन के बाद से लोक निर्माण विभाग को देख रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी को PWD की जगह अब सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वे पूर्व की तरह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी देखते रहेंगे। PWD की जिम्मेदारी संदीप कुमार को सौंपी गई है। वह PWD में प्रधान सचिव होंगे। चौधरी सहित 12 अन्य IAS के कार्यभार में बदलाव किया गया है। कुछ को नई नियुक्तियां भी दी गई है। दिल्ली में पेयजल संकट से निपटने की तैयारी, अब पार्कों और निर्माण कार्य में होगा STP के पानी का इस्तेमाल। दिल्ली में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना बड़ी चुनौती है। आवश्यकता अनुसार दिल्ली के पास पेयजल नहीं है, वहीं सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित पानी नालों में बहाया जा रहा है। इसका गैर पेयजल कार्यों में उपयोग कर पानी की समस्या दूर की जा सकती है। इस दिशा में दिल्ली सरकार पानी से पार्कों व आवासीय परिसरों में
पौधों की सिंचाई के साथ ही निर्माण कार्य में उपयोग करने वाली योजना तैयार की जा रही है। अग्निशमन विभाग ने भी इसके लिए बातचीत कर रही है। एसटीपी से पार्कों तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यमुना में कई स्थानों पर मल मूत्र से होने वाला प्रदूषण बढ़ा, डीपीसीसी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। डीपीसीसी की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार यमुना में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर बना हुआ है। कई स्थानों पर फीकल कोलिफॉर्म का स्तर बढ़ने से पहले बढ़ गया है। इससे स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा में बिना शोधित किए सीवर का पानी नदी में पहुंच रहा है। पल्ला को छोड़कर जैविक ऑक्सीजन मांग का स्तर भी तय मानक से अधिक पाया गया है, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। डीपीसीसी द्वारा प्रत्येक माह यमुना का जल गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी करता है। इसके लिए पल्ला, वजीराबाद, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, हिंडन कट, ओखला बिराज और असगरपुर 8 स्थानों से नदी के जल के नमूने लेकर जांच की जाती है। बीओडी, घुलित ऑक्सीजन, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, पीएच और फीकल कोलिफॉर्म जैसे मानकों की जांच कर प्रदूषण स्तर का आकलन किया जाता है। दिल्ली में नालों की सफाई में रोबोटिक तकनीक का उपयोग कर एनडीएमसी चल रहा है सर्वे का काम। मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इस वर्ष आधुनिक तकनीक के उपयोग पर काम कर रही है। इसके लिए उन स्थानों की पहचान की गई है जहां वर्षों से सफाई लंबित है। इसमें ताजमा सिंह के पास भूमिगत क्यू पॉइंट और सुनहरी पुल नाले का स्थान शामिल है, जहां पर ड्रेनेज की सफाई काफी समय से लंबित है। इसी वजह से वर्षा के दौरान पानी का बहाव तेज पानी होने से पानी जमा हो जाता है। इसके कारण जल भराव की स्थिति भी लुटियंस दिल्ली के विभिन्न इलाकों में उत्पन्न होती है। भाटी खुर्द वन भूमि पर अवैध निर्माण मामले में एनजीटी सख्त दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। एनजीटी के प्रधान पीठ ने दक्षिण दिल्ली के भाटी खुर्द स्थित महाबलीपुरम ग्रीन क्षेत्र की वन भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने माना है कि मामला पर्यावरण एवं वन संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। अधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना है कि आवेदन में उठाए गए मुद्दे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े गंभीर प्रश्न हैं। डीडीए के 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिर शुरू होगी प्रोफेशनल कोचिंग, गैस दस्ते भी ले सकेंगे ट्रेनिंग। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने सभी 17 खेल परिसरों में विभिन्न खेल सुविधाओं का पेशेवर प्रशिक्षण फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि अब गैस दस्ते भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इतना जरूर है कि उनसे सदस्यों के मुकाबले 25% तक अधिक फीस देनी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में डीडीए के पास इन खेल परिसरों में 57,000 से अधिक सदस्य हैं। हर महीने लगभग 3.64 लाख लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अभी 169 कोचिंग स्कीमें चल रही है। इनमें 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। दिल्ली वालों को नहीं लगाने पड़ेंगे एनडीएमसी दफ्तर के चक्कर, अब घर बैठे करे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन। एनडीएमसी के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे संशोधन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एनडीएमसी पोर्टल में जरूरी सुधार कर रहा है और इसका ट्रायल भी किया जा रहा है, जिसमें नागरिक अपने मोबाइल और आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारी देकर इसमें संशोधन करा सकेंगे। अभी तक की सुविधा एनडीएमसी दफ्तर जाकर ही मिलती थी। एनडीएमसी अधिकारियों के अनुसार आगामी 1 माह में सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। नागरिकों को होने वाली परेशानी और समय की बचत के लिए हम इस सुविधा को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया है कि चूंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र एक अहम दस्तावेज होता है। दिल्ली के मुकरबा चौक पर जाम से मिलेगी मुक्ति, बाईपास परियोजना को मिली गति। मुकरबा चौक पर लगने वाले जाम के स्थायी समाधान के लिए मुकरबा बाईपास बनाने परियोजना पर काम शुरू होने की अब उम्मीद जगी है। पिछले 6 वर्ष से परियोजना कागजों में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुकरबा चौक जाम को दूर करने के बारे में जानकारी ली है और सालों से लटकी बाईपास योजना को जमीन पर उतारने का निर्देश दिया है। इस परियोजना के तहत मुकरबा चौक को जाम मुक्त करने के लिए करीब 1.25 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाता है। परियोजना को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली जल बोर्ड, रेलवे और एनएचएआई से एनओसी का इंतजार है। सूत्रों की माने तो इन विभागों से भी शीघ्र ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उधर मुकरबा चौक के पास रेलवे लाइन के नीचे लगभग बनकर तैयार हो चुके अंडरपास इलाके के लोगों को भी राहत मिलने जा रही है।
दिल्ली में थैलेसीमिया में प्रभावित बच्चों का जन्म रोकने के लिए सरकार का कदम, गर्भवती की जांच अनिवार्य, बनेगा कानून। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में थैलेसीमिया में प्रभावित बच्चों के जन्म को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य थैलेसीमिया जांच होगी और इस पर कानून बनाया जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में लाखों लोग थैलेसीमिया स्ट्रीट के वाहक है। एनसीआर में इंटरनेशनल फार्मा एक्सपो 2026 की तैयारियां तेज, भारतीय उद्योग को मिलेगा वैश्विक मंच। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक व्यापार में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने को ऑटो एक्सपो की तर्ज पर एनसीआर में इंटरनेशनल फार्मा एक्सपो की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के इंडिया फार्मा सम्मेलन के लिए व्यक्तित्व भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मजबूत पहचान बनाई है। अब देश को डिस्कवर इन इंडिया मॉडल की ओर बढ़ाना होगा, जहां नई दवाओं की खोज और उन्नत रिसर्च भारत में विकसित होगा विस्तार है। दिल्ली में बढ़ा टीबी का खतरा, 12,000 से अधिक नए मरीज मिले, घनी आबादी वाले इलाकों पर संकट ज्यादा। राष्ट्रीय राजधानी की स्लम बस्तियों जैसे क्लस्टरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टीबी के बढ़ते खतरे ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय शिक्षण उन्मूलन कार्यक्रम ने विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया हुआ है। इसमें 24 मार्च से 5 मई के बीच 12,078 नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खासतौर पर स्लम इलाकों, आश्रय गृहों, नाइट शेल्टर, झीलों, प्रवासी मजदूर बस्तियों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था, जहां संक्रमण फैलने का खतरा अधिक माना जाता है। अभियान के तहत विभाग ने दिल्ली के 38 हाई रिस्क वार्ड चिन्हित भी किए। 3 साल में 20 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं खपा चुका था गिरोह, दिल्ली से छोटे पार्सलों में होती थी सप्लाई। राजधानी में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ कर क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपितों का गिरोह पिछले 3 वर्षों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाएं देश भर में खपा चुका है। गिरोह न केवल नकली दवाएं और तैयार करता था, बल्कि सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में सप्लाई होने वाली दवाओं के लेबल बदलकर उन्हें बाजार में बेचता भी था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि इस नेटवर्क में कई थोक दवा व्यापारी और अन्य लोग भी शामिल हैं। उनकी तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है, जहां एचएसीएल प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रहे हैं, जिन पर गिरोह से मिली भगत का संदेह है। दिल्ली में एसआईआर की तैयारियां तेज, घर घर जाकर होगा मतदाता सूची की जांच, लोगों से सही जानकारी देने की अपील। राजधानी में एसआईआर की शुरुआत कब से होगी, इसकी तिथि भले ही अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तिथि की घोषणा के साथ ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सीईओ कार्यालय की वेबसाइट पर दिल्ली के नागरिकों से 2002 की सूची में अपना नाम जांचने का नोटिस डाल दिया गया है। आगामी चुनावों के मद्देनजर दिल्ली प्रशासन ने भी मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और अपडेट बनाने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान भी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण की जांच करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों की मैपिंग भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।